दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां जावेद अख्तर। और सबसे पहले बहुत दिनों बाद कहानी लाने के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, अपना तो शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे से रेगुलर हो पाऊं। तो बिना किसी देरी के साथ एक नई कहानी शुरू करते हैं। इस बार की कहानी है द ग्रेट ब्योमकेश बख्शी की। और कहानी का नाम है पहेलियों की तान। ब्योमकेश और मैं किसी सरकारी काम से कटक गए थे। कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में लगे दस्तावेजों के अंबार के बीच में सत्य को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं था। उसी के अनुसार ब्योमकेश कटक में ही रुके रहे, जबकि मैं कलकत्ता वापस आ गया। घर में किसी पुरुष की गैर मौजूदगी में किसी बंगाली की गृहस्थी चलने की आशा कैसे की जा सकती थी। बहरहाल, कलकत्ता वापस आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। ब्योमकेश की गैर मौजूदगी में मैं खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और दिन छोटे होने लगे थे। फिर भी मेरा वक्त नहीं कट रहा था। गाहे बगाहे मैं दुकान चलाने वाले प्रभात की मदद करने दुकान पर चला जाता था, और कोई नई पांडुलिपि होती तो उसे पढ़ने लगता। फिर भी मेरे पास सारा दिन करने के लिए कोई खास काम नहीं था। तभी शाम का वक्त बिताने के लिए अचानक मेरे सामने एक मौका खुद ब खुद आ गया। हम एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के 5 कमरों में रहते थे, जबकि अनेक ऑफिसों में काम करने वाले 1 दर्जन और उससे ज़्यादा लोग पहली मंजिल पर बसे मेस में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर का कमरा, स्टोर रूम, रसोई और किचन बने हुए थे। इमारत के एक कोने में भंडार का कक्ष बना हुआ था। हम वहां रहने वाले लोगों से परिचित थे, लेकिन किसी से खास तौर पे हमारी दोस्ती नहीं थी। एक शाम को अंधेरा होने के बाद मैं अभी अपने कमरे की बत्तियां जलाकर मैगजीन पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने के बाद मैंने देखा कि एक अधेड़ आयु के सज्जन मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने उन्हें अपनी इमारत की पहली मंजिल पर 1 या 2 बार देखा था। उन्होंने हाल ही में अपने रहने के लिए उस मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उन्होंने उस मंजिल का सबसे अच्छा कोने वाला कमरा अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने गर्म नेहरू जैकेट और रेशमी चूड़ीदार पजामा पहन रखा था, जिसे देखकर लगता था कि वो एक सभ्य स्वभाव वाले आदमी थे। उनके बाल सफेद की अपेक्षा काले अधिक थे। वो एक सुशिक्षित और सभ्य आदमी दिखाई दे रहे थे। मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम भूपेश चटर्जी है और मैं इस इमारत की पहली मंजिल पर रहता हूँ। मैंने आपको कभी कभार देखा था, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित नहीं था। प्लीज अंदर आइए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कुर्सी दी। उन्होंने बताया, मैं 1.5 महीना पहले कलकत्ता आया था। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ और ये नहीं कह सकता कि कल कहाँ रहूँगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कंपनी कभी भी मेरा तबादला कर सकती है। आप एक बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं? मैंने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं ली है और ना ही मेरा अभी कोई पॉलिसी लेने का इरादा है। मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह बात सही है कि मैं बीमा ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मैं बीमा एजेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था कि थोड़ी व्यथित खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मुझे ब्रिज खेलने की लत है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एक दिन भी खेलने का मौका नहीं मिला और एक मौका पाने के लिए तड़प रहा हूँ। बहुत कोशिश के बाद मुझे 2 खिलाड़ी मिल गए हैं। वो दोनों पहली मंजिल में कमरा संख्या 3 में रहते हैं। दिक्कत यह है कि मुझे अभी तक चौथा खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। हमने कुछ दिनों तक ब्रिज खेलने का भरकस प्रयास किया था, लेकिन असली मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा कि आज मैं अजीत बाबू से पूछूंगा, क्या उनकी इस खेल में कोई रुचि है क्या। ये बात सही है कि मैं कभी ब्रिज खेलने में बहुत इंटरेस्ट लिया करता था। मैं न केवल इंटरेस्ट लेता था, बल्कि मैं उसके लिए पागल रहता था। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं खेला है, इसलिए मेरी तड़प खत्म हो गई है। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि अकेलेपन में उबाऊ पत्रिका पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ब्रिज खेलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने कहा। ये सच है कि बहुत समय से मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन अभी भी क्यों नहीं।
मेरा जवाब सुनकर भूपेश बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, चलिए चलिए फिर मेरे साथ, मैंने अपने कमरे में सारा इंतजाम कर रखा है, वक्त क्यों बर्बाद करें। प्लीज आप अभी जाइए, मैं भी आपके पीछे पीछे एक कप चाय पी कर आता हूँ, मैंने कहा। अरे नहीं, चाय तो आप मेरे कमरे में भी पी सकते हैं, आप अभी मेरे साथ चलिए, उन्होंने उत्तर दिया। मैं उनकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा पड़ा। किसी वक्त मैं भी उन्हीं की तरह उत्साही था। ब्रिज खेले बगैर मुझे लगता था कि जैसे मेरी शामें सूनी थी। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ब्योमकेश की पत्नी सत्यवती को सूचित करके मैं भूपेश बाबू के साथ नीचे चला गया। जब आप सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर जाएंगे तो पाएंगे कि पहला कमरा भूपेश बाबू का था। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जल्दी यहाँ आओ, राम बाबू, वनमाली बाबू, मैंने अजीत बाबू को पकड़ लिया है। गलियारे के बीचों बीच 3 नंबर कमरे से 2 सिर बाहर निकले और उसके बाद ये कहते हुए गायब हो गए कि अभी आता हूं। भूपेश बाबू मुझे अपने कमरे में ले गए और बत्ती जला दी। कमरा काफी बड़ा था। उसमें सरिया लगी हुई लकड़ी की 2 खिड़कियां लगी थीं, जिनसे सामने वाली सड़क साफ दिखाई देती थी। कमरे के एक किनारे बेड पड़ा था, जिस पर चादर बिछी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक अलमारी थी, जिसके ऊपर एक चमचमाता स्टोव और चाय बनाने के लिए जरूरी सामान रखा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गईं, जिसे देखकर लगता था कि वो ताश खेलने के लिए ही बनाई गई थीं। इसके अलावा कमरे में एक और छोटे मोटे फर्नीचर समेत एक ड्रेसिंग टेबल और दराजों वाली अलमारी थी। वो सभी चीजें कमरे को देखने के काबिल बनाती थीं। भूपेश बाबू का इंटरेस्ट वेस्टर्न कल्चर के देशों से काफी मेल खाता था। मुझे कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं केतली चालू कर देता हूँ, कुछ मिनट बाद चाय तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्टोव जलाकर केतली उसके ऊपर रख दी। इस बीच राम बाबू और वनमाली बाबू भी आ गए। हमारा पहले से अब परिचय होने के बावजूद भूपेश बाबू ने एक बार फिर हमारा आपस में इंट्रोडक्शन कराया। ये रामचंद्र रॉय और ये वनमाली चंद्र हैं। ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बैंक में काम करते हैं। मैंने इनके अंदर दूसरी समानताएं भी देखी। पहले मैं शायद इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि दोनों को कभी एक साथ देखने का मौका नहीं मिला था। दोनों की उम्र 45 और 50 वर्ष के बीच में थी। दोनों ही मोटे और थुलथुले और नाटे कद के थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो वो दोनों जुड़वा भाई हों। ये समानता निश्चय ही जन्मजात थी। मैं उन्हें हैरान करना चाहता था। आखिरकार मैं भी तो ब्योमकेश का मित्र था। क्या आप दोनों रिलेटिव हैं? मैंने पूछा। उन दोनों ने हैरान होकर मेरी ओर देखा। नहीं, राम बाबू ने थोड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। मैं वैद्य हूं और बनमानी कायस्थ है। उनका उत्तर सुनकर मैं दंग रह गया। अभी मैं कोई स्पष्टीकरण देने के बारे में सोच ही रहा था कि भूपेश बाबू मेरे बचाव के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आ गए। उसके बाद चाय आई। फुर्ती से चाय पीकर हम लोग ताश खेलने बैठ गए। उनके जुड़वा भाई होने का विषय भुला दिया गया। खेल शुरू होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अभी ताश खेलने की कला भूला नहीं था। मेरे खेलने और दांव लगाने का कौशल पहले जैसा था। बाजियां बहुत छोटी थीं। खेल खत्म होने के बाद ज्यादातर 4 आने की हार जीत होती थी, लेकिन बिना दांव लगाए ताश खेलने में कोई मजा नहीं था। दोस्तों, ऑडियो बुक सुनने के साथ साथ अगर आप किताबें पढ़ने के भी शौकीन हैं तो मैंने कुछ किताबों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, अगर आप चाहें तो वहां से मंगवा सकते हैं। राम बाबू और मैं पहली बाजी में साथी थे। राम बाबू ने मोटी सी सिगार जलाई और मैंने और भूपेश बाबू ने अपनी अपनी सिगरेट जला ली। वनमाली बाबू अपने लौंग और सुपारी से ही संतुष्ट थे। इसके बाद हमने खेलना शुरू किया। हर बाजी के बाद ताश फेंटे जाते और खिलाड़ियों का जोड़ा भी बदल जाता। वो तीनों अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोगों के बीच अधिक बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान खेल पर था। केवल सिगार और सिगरेट के सिरे ही हमारे हाथों में लगातार चमक रहे थे। भूपेश बाबू एक बार खिड़की खोलने के लिए उठे थे और वापस आकर दोबारा खेल में बिजी हो गए थे। हमारा खेल खत्म हुआ तो 9 से ज्यादा बज चुके थे। नौकर 2 बार पहले ही हमें खाना खाने के लिए याद दिला चुका था। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला
कि मैं 2 आने जीत चुका था। जीत का पैसा अपनी जेब में रखते हुए मैं बहुत खुश होकर उठा। हम लोग कल फिर खेलेंगे, क्यों? भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम जरूर खेलेंगे, मैंने कहा। जब मैं ऊपर अपने कमरे में गया तो सत्यवती ने गुस्सा जताते हुए कहा कि सर्दी की रात में 9:15 बजे खाने खाने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन ब्रिज के खेल में इतने लंबे वक्त बाद अपनी जीत से मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। उसके बाद हम लोग लगभग रोजाना ताश खेलने लगे। शाम को लैंप जलते ही हमारा खेल शुरू हो जाता और रात 9 बजे तक चलता। 5 या 6 दिनों के बाद मैंने उन लोगों पर अपनी धाक जमा ली थी। भूपेश बाबू कोमल दिल वाले और मिलनसार आदमी थे और जिनका ब्रिज के खेल में बहुत इंटरेस्ट था। राम बाबू एक गंभीर, चुप्पा और दूसरों की गलती निकालने वाला आदमी था। वनमाली बाबू राम बाबू की बहुत इज्जत करते थे और अपना महत्व जताने का असफल प्रयास करते रहते थे। दोनों ही अस्पष्ट पूर्वी बंगाली बोली में बात करते थे। हम लोग लगातार 6 दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक ब्रज खेलते रहे। हमारा खेल एक प्रकार से नियमित संस्थान का स्वरूप ग्रहण करने लगा था कि इसी बीच हमारी नीचे वाली मंजिल पर एक अचानक घटना घट गई, जिसकी वजह से हमारी नियमित बैठक में बाधा पड़ गई। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले इकलौते किराएदार नटवर नश्कर की अचानक हत्या हो गई थी। एक और जहां यह बात सच थी कि हम लोगों का उसके साथ कोई सीधा रिलेशन नहीं था, फिर भी जब कोई नाव नदी में चलती है तो उसके किनारे उसकी लहरों से अछूते नहीं रह पाते। उस दिन शाम को 6:30 बजे मैं शॉल ओढ़कर अपना खेल खेलने जा रहा था। चूंकि मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से सीढ़ियां उतर रहा था और मेरे सैंडल की आवाज़ सीढ़ियों पर साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं आखिरी पायदान पर पहुंचा, एक तेज धमाका सुनकर मैं जहां का तहां ठहर गया। मैं धमाके वाली जगह का अंदाज़ा नहीं लगा सका। वो सड़क पर किसी कार की आवाज़ भी हो सकती थी, लेकिन धमाके की आवाज़ उससे ज़्यादा तेज थी। गली से कानों को बहरा कर देने वाली कोई आवाज़ आना पॉसिबल नहीं था। मामूली ठहराव के बाद मैं भूपेश बाबू के कमरे की ओर चल पड़ा। बत्तियां जल रही थी। भूपेश बाबू खिड़की के सरिये पकड़कर बाहर की ओर झांक रहे थे, जबकि राम बाबू और वनमाली बाबू उनके पीछे खड़े होकर बाहर की ओर ताक रहे थे। कमरे में मेरे एंटर करते ही भूपेश बाबू ने एक्साइटेड होकर कहा, उधर उधर, और 1 मिनट में गली में दौड़ गए। क्या तुमने देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल उड़ी हुई थी। आखिर मामला क्या है? मैंने पीछे से पूछा। सभी लोग मेरी तरफ मुड़ गए। क्या तुमने धमाके की आवाज़ सुनी? भूपेश बाबू ने पूछा। वो आवाज़ इसी खिड़की के नीचे गली से आई थी। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि नीचे से एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक आदमी मुझे गली में भागता हुआ दिखाई पड़ा था। हमारी इमारत मेन रोड पर थी। एक पतली सी गली उस सड़क से इमारत की बगल से हमारे पीछे दरवाजे तक जाती थी। घर में काम करने वाले नौकर आने जाने के लिए उसी गली का इस्तेमाल करते थे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता था। वो आवाज़ उस कमरे से नहीं आई थी। क्यों? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, भूपेश बाबू ने कहा। मेरे कमरे के नीचे कमरे में कोई रहता ज़रूर है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। राम बाबू और वनमाली बाबू ने आपस में नजरें मिलाईं, जिसके बाद अपना गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, नीचे वाले कमरे में नटवर नश्कर रहता था। आइए चलकर देखते हैं, मैंने कहा। अगर वो अंदर होगा तो हमें बता देगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तीनों में से कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं ब्योमकेश जैसे सत्य शोधक का आदमी का दोस्त था। भला मैं उस आवाज़ के स्रोत का पता लगाने से कैसे चूक सकता था? आइए हम लोग अपना खेल शुरू करने से पहले एक बार उसे देख आते हैं, मैंने कहा। अगर वो रोज़मर्रा की आवाज़ होती तो मैं उससे परेशान नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने गली से आकर नटवर बाबू के कमरे में कोई पटाखा फेंका था तो हमें उसका पता लगाना ही चाहिए। क्या हमें नहीं लगाना चाहिए? वो तीनों उदास होकर मेरे साथ चल पड़े। मैनेजर शिवकाली बाबू के कमरे में ताला लगा हुआ था और भंडार गृह का दरवाज़ा भी बंद था। रसोई का कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ छोटे स्टूलों के अलावा कुछ भी नहीं था।
लेकिन नटवर बाबू का कमरा अंदर से बिना ताला बंद किए हुए खुला हुआ था। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि नटवर बाबू कमरे के अंदर ही थे, इसलिए मैंने उन्हें नटवर बाबू कहकर आवाज दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब थोड़ी और ऊंची आवाज में बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कमरे में हल्की गंध आ रही थी। वो गंध बारूद की थी। हमने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे के पास जरूर कोई बटन होगा, भूपेश बाबू ने कहा। ठहरो, मुझे बत्ती जलाने दो। मुझे एक ओर धकेलते हुए उन्होंने कमरे के अंदर झांका और उसके बाद अंदर जाकर स्विच टटोलने लगे। एक खटका दबाते ही बत्ती जल उठी। छत पर लगे बल्ब की रोशनी में हमने सबसे पहले जो चीज देखी वो था नटवर बाबू का शव। एक सफेद स्वेटर और धोती पहने हुए वो कमरे के बीच में फर्श पर पीठ के बल पड़ा हुआ था। उसका शव तिरछा हो गया था और छाती के पास से खून की मोटी धार निकलकर कमरे में फैल गई थी। नटवर नश्कर जब जीवित था तब भी कोई खास सुंदर नहीं था। वो मध्यम कद काठी वाला आदमी था और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसके चेहरे पर चेचक जैसे दाग थे, लेकिन मौत ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। मैं उसकी भयानकता का वर्णन नहीं करूंगा। आप शव की हालत देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मौत का डर कितना डरावना होता है। लाश को देखते ही राम बाबू अचानक जड़ हो गए और उनके गले से हिचकी जैसी आवाज निकली। अपनी हैरान आंखों से उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वो कांपने लगे। वनमाली बाबू ने उनकी बाहों में अपने नाखून चुभाते हुए कहा, वो मर गया दादा, सचमुच मर गया है। उसके इस कथन से मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनकी हालत दुख जताने वाली थी या खुशी और या हैरानी की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मर चुका है, भूपेश बाबू ने कहा। वो गोली लगने से मरा था। वहां खिड़की पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिना सरियों वाली खिड़की के पल्ले खुले हुए थे। उसकी दहली पर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। तस्वीर साफ हो चुकी थी। हत्यारे ने खिड़की के बाहर खड़े होकर नटवर नश्कर पर गोली चलाई थी। उसके बाद वो पिस्तौल को खिड़की की दहली पर टिकाकर भाग गया। अपने पीछे आती कदमों की तेज आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। इमारत के मैनेजर शिवकाली चक्रवर्ती हमारे नजदीक आ रहे थे। वो दुबले पतले आदमी थे और जरूरत से ज्यादा फुर्ती दिखा रहे थे। उनकी आंखें बेवजह ही बेचैन दिखाई दे रही थीं। वो जब तक कोई वाक्य 2 बार नहीं बोलते थे तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। आप सब लोग यहाँ हो, क्या मामला है, क्या मामला है? हमारे पास आते हुए उन्होंने पूछा। आप खुद देख लीजिए। अच्छी तरह देखने के लिए हम लोग दरवाजे से एक तरफ हट गए। जब उन्होंने खून में सने हुए लाश को देखा तो शिवकाली बाबू की रूह कांप उठी। हे भगवान, ये भगवान, नटवर नश्कर मर गया। खून खून, कैसे मरा ये? आप वहां जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? मैंने खिड़की की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। हे भगवान, पिस्तौल, पिस्तौल। जैसे ही उन्होंने खिड़की पर बंदूक देखी, शिवकाली बाबू हकलाते हुए बोले, नटवर बाबू की हत्या पिस्तौल से की गई? किसने मारा उसे? उसकी हत्या कब हुई? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे किसने मारा, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो कब मारा गया। लगभग 5 मिनट पहले। मैंने उन्हें सारी बातें संक्षेप में बताई। वो परेशान होकर लाश को घूरने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि शिवकाली बाबू भूरे रंग की शाल ओढ़े हुए थे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अपनी घबराहट पर नियंत्रण करते हुए मैंने कहा, क्या आप अपने घर में नहीं थे? क्या आप कहीं बाहर गए थे? हाँ, मैं किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने कहा। लेकिन अब क्या उपाय है? अब क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम पुलिस को सूचित करने का है, मैंने कहा। सही है, सही है, शिवकाली बाबू ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं है। अजीत बाबू, आपके यहाँ टेलीफोन है, अगर आप कर लें तो। मैं तत्काल पुलिस को फोन करूंगा, मैंने कहा। लेकिन आप लोगों में से कोई कमरे में एंटर नहीं करेगा। पुलिस के आने तक सब लोग यहीं इंतजार कीजिए।
मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने भी भूरे रंग की शॉल उड़ी हुई थी। हम अपने क्षेत्र के तत्कालीन पुलिस निरीक्षण प्रणव गुहा से परिचित थे। वो एक अधेड़ आयु के सक्षम पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वो ब्योमकेश से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे। एक और जहां उनके व्यवहार और बातचीत की कठोरता में मिलनसारिता का एक भी संकेत नहीं था, वहीं दूसरी ओर वो अंत में ज़रूरत पड़ने पर ब्योमकेश की चापलूसी भी करने लगते थे। इसके अलावा प्रणब बाबू सरकारी मामलों में गैर सरकारी तौर पर कड़ा रुख अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। टेलीफोन पर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सचमुच एक जासूस के अड्डे पर अपराध? लेकिन जब वहां आपके पास ब्योमकेश बाबू हैं तो आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्हें खुद ही जांच करने दीजिए। ब्योमकेश कलकत्ता में नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। अगर वो वहां होते तो जरूर ही अब तक इस मामले को अपने हाथ में ले चुके होते। अरे ठीक है, फिर अब मैं अभी आता हूँ, निरीक्षण प्रणव ने कहा। उसने मंद मुस्कान के साथ फोन रख दिया और मैं नीचे चला गया। आधा घंटा बाद प्रणव बाबू अपने लाओ लश्कर के साथ आए। मेरे ऊपर नजर पड़ते ही वो धीमे धीमे मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने लाश की गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की की दहलीज से पिस्तौल को सावधानी से उठाया और अपनी रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद शव को वहां से भेजने के बाद उन्होंने कमरे में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर बैठकर वहां मौजूद सभी लोगों और इमारत के दूसरे निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने उन्हें बता दिया। यहाँ तक मैं दूसरे लोगों के बयानों को पेश कर रहा हूँ। मैनेजर शिवकाली बाबू अपने ब्रह्मचर्य की सौगंध से बंधे थे। दूसरे शब्दों में वो कुंवारे थे। वो इस बोर्डिंग हाउस को पिछले 25 सालों से चला रहे थे। वो घर ही उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार था। नटवर ने ग्राउंड फ्लोर पर वो कमरा 3 साल पहले किराए पर लिया था और वो तभी से उसमें रह रहे थे। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी और वो दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। राम बाबू और वनमालू बाबू महीने में एक आध बार उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाते थे। शिवकाली बाबू को भी नटवर से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो वक्त से उन्हें किराए का भुगतान कर देता था। शिवकाली बाबू जानते थे कि दोपहर के बाद आलू सस्ते मिलने लगते थे, इसलिए वो आलू खरीदने के लिए उस वक्त गोदाम में गए थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सारे आलू बिक चुके थे, इसलिए वो खाली हाथ वापस लौट आए। भूपेश बाबू एक बीमा ऑफिस में काम करते थे। 1.5 साल पहले कलकत्ता में उनका तबादला हुआ था। उनकी आयु लगभग 45 साल थी। वो विदुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास कहने के लिए अपना कोई नहीं था। वो अपने काम के सिलसिले में सारे देश में भ्रमण करते रहते थे। भूपेश बाबू ने इस बात की सटीक जानकारी दी कि उन्होंने किस तरह ब्रिज खेलने के लिए अपना एक गुट बनाया था। उन्होंने उस शाम की घटना का विवरण देते हुए यह भी बताया था कि उन्होंने एक आदमी को भूरी शाल ओढ़े हुए उधर से भागते देखा था, लेकिन वो उसका चेहरा पूरा नहीं देख पाए थे। किसी भागते हुए आदमी का चेहरा कोई भी पीछे से नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी उनके सामने लाया भी जाएगा तो वो दोबारा उसे पहचान नहीं सकते। रामचंद्र रॉय और बनमाली चंद्र के बयान एक जैसे ही थे। मैंने महसूस किया था कि पूछताछ के दौरान रामचंद्र बाबू जहां पूर्णतः धीर गंभीर बने थे, वहीं दूसरी ओर वनमाली बाबू कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। वो दोनों ही पहले ढाका में रहते थे और एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां और बच्चे विभाजन के बाद हुए दंगों में मारे गए थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए थे। राम बाबू की उम्र 48 वर्ष और वनमाली बाबू की उम्र 45 साल थी। वो कलकत्ता आने के बाद से इसी घर में रहते थे और एक बैंक में काम करते थे। इस तरह उन्होंने वहां रहते हुए 3 साल बिता दिए थे। उन्हें ब्रिज खेलने का शौक था, लेकिन कलकत्ता आने के बाद उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों पहले भूपेश ने अपने कमरे में ब्रिज खेलने का इंतजाम कर लिया था, जिसके बाद उनकी शामें खुशनुमा वातावरण के साथ गुजरने लगीं। भूपेश बाबू को अपने कमरे में प्रवेश करने के 5 मिनट के अंदर ही गली में एक जोरदार धमाका होने की आवाज़ सुनाई पड़ी।
नटवर बाबू को वो ढाका से ही जानते थे, लेकिन उनकी कोई खास निकटता नहीं थी। नटवर बाबू ढाका में अनेक व्यापारों के लिए एजेंट का काम करते थे। एक ही मकान में रहने की वजह से उन दोनों की आपस में कभी कभी मुलाकात होती रहती थी। राम बाबू और वनमाली बाबू कभी कभार उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास चले जाते थे। उन्हें इस बात की कोई खास जानकारी नहीं थी क्या नटवर बाबू का कोई दूसरा दोस्त था भी या नहीं। उन्होंने एक सेकंड के लिए किसी आदमी को सूर्यास्त के वक्त भूरी रंग की शॉल ओढ़े और भागते हुए देखा था, और अब वो उसे दोबारा नहीं पहचान सकते थे। बाकी बचे किराएदारों में कोई भी कुछ बताने में सक्षम नहीं था। पहली मंजिल के दूसरे कोने वाले कमरे में चौसर का खेल चल रहा था, जिसमें 4 लोग खिलाड़ी थे और 4 लोग बैठकर उन्हें खेलते देख रहे थे। वहां मौजूद उन 8 लोगों का कहना था कि उन्होंने गोली चलने जैसा कुछ भी नहीं सुना था। उस किराए के मकान में रहने वाले दूसरे लोगों ने केवल इतना बताया कि वो नटवर लश्कर से परिचित तो थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी जानकारी नहीं थी। केवल नौकर हरिपाद ने कुछ कहा जरूर, लेकिन या तो वो इलॉजिकल था या फिर बेकार। शाम को 6 बजे पहली मंजिल पर रहने वाले सुरेन बाबू ने हरिपाद को मेन रोड के एक रेस्टोरेंट से नाश्ता लाने के लिए भेजा था। पिछली गली से वापस आते हुए उसने नटवर बाबू के कमरे में किसी को बड़बड़ाते सुना था। चूंकि दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो ना तो किसी को देख पाए और ना ही साफ साफ कुछ सुन पाए। हरिपाद ने उस घटना पर खास तौर से इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि नटवर बाबू के पास आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। वो वक्त के बारे में साफ तो नहीं बता पाया, लेकिन सुरेन बाबू ने साफ साफ कहा कि उन्होंने हरिपाद को शाम को 6 बजे नाश्ता लेने के लिए भेजा था। दूसरे शब्दों में, नटवर बाबू की मौत से आधा घंटा पहले उनसे मिलने कोई उनके कमरे में गया था। इमारत में रहने वाला कोई भी किराएदार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उससे मिलने की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। इस आधार पर नटवर से मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से आया था। शायद ये वही आदमी रहा होगा जिसने भूरे रंग की शॉल उड़ी थी। हरिपाद के बयान से कुछ भी साफ नहीं था। इमारत में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर प्रणम ने कहा, आप सब लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें कमरे की तलाशी लेनी है। और हाँ, अजीत बाबू और शिवकाली बाबू, इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक आप दोनों लोग कलकत्ता से बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपके कहने का ये क्या मतलब है? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप और शिवकाली बाबू दोनों ने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी है, इंस्पेक्टर प्रणव ने उत्तर दिया। हे, अब आप जा सकते हैं। उसने हमारे सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग अपने अपने कमरों में लौट गए। ताश का खेल पूरी तरह भुलाया जा चुका था। अगला पूरा दिन बिना काम किए हुए अलसाते हुए बीता। पुलिस की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रणव पिछले दिन नटवर के कमरे की तलाशी लेने के बाद वहां से कुछ दस्तावेज लेकर दरवाजे में ताला लगा गए थे। वो आदमी हमारे विरुद्ध था, लेकिन उसने अपना विरोध इतनी सौम्यता से दर्शाया था कि आप उसे कुछ कह नहीं सकते थे। वो जानता था कि मेरे पास एक मजबूत तर्क था, फिर भी उसने मुझे कलकत्ता से बाहर ना जाने का तुच्छ बहाना बनाया था। क्योंकि मैं ब्योमकेश का दोस्त था, इसलिए मुझे परेशान करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। सुबह वहां रहने वाले सभी सज्जन अपने अपने काम पर चले गए। कोई भी लेश मात्र भी परेशान नजर नहीं आया। इसके बावजूद कि वो उन्हीं लोगों के साथ किराए के मकान में रहता था, नटवर नश्कर नामक आदमी की गोली मारकर हत्या किए जाने का किसी को कोई गम नहीं था। सब लोग इसी दार्शनिक सिद्धांत का पालन करते थे, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी अनिवार्य है। शाम को मैं भूपेश के कमरे में आ गया। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहां आए हुए थे। हम सबका उत्साह खत्म हो चुका था। किसी ने ब्रिज खेलने की चर्चा नहीं की। एक कप चाय पीते हुए नटवर नश्कर की मौत की व्यथित मन से चर्चा की और पुलिस की नाकामी की चर्चा के साथ हमारी मुलाकात खत्म हो गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया। इंस्पेक्टर प्रणव चाहे कितने भी कार्यकुशल क्यों न हो, नटवर बाबू की हत्या की गुत्थी सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी। ब्योमकेश भी वहां नहीं थे। शाम का सत्र सूना हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि खाली बैठने की बजाय
क्यों ना मैं पूरी घटना का विवरण लिख डालूं? मेरे पास फिलहाल कुछ करने के लिए ये काम तो है ही। जाहिर है कि ब्योमकेश जब वापस लौटे तो मेरे विवरण लेखन से उन्हें मामले की तह तक जाने में सुविधा हो। मैंने उसी रात अपनी राइटिंग शुरू कर दी। घटना की शुरुआत से मैंने अपने दृष्टिकोण से प्रत्येक विवरण इस प्रकार लिखा कि ब्योमकेश को उसमें कहीं और कोई गलती नजर न आए। अगले दिन दोपहर बाद मेरी राइटिंग पूरी हो गई। मेरी राइटिंग भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कौन जानता था कि नटवर बाबू की मौत की कहानी कहाँ और कब खत्म होगी। ये भी पॉसिबल था कि हत्यारे की पहचान के बारे में कभी पता ही ना चले। कुछ हद तक तो असंतुष्ट महसूस करते हुए मैंने एक सिगरेट जला ली। इसी बीच अपना सूटकेस उठाते हुए ब्योमकेश अंदर आ गए। ब्योमकेश, आप वापस आ गए? मैं उन्हें देखते ही उछल पड़ा। तो कटक में आपका काम पूरा हो गया? काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ब्योमकेश ने कहा। सरकार के 2 विभाग आपस में भिड़े हुए हैं। इस काम में सबसे पहले अपना जीवन बलिदान करने के इच्छुक दोनों विभाग हैं। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने वहां से चले आने का फैसला किया। जब वो एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ब्योमकेश की आवाज सुनकर सत्यवती अपनी साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पूंछते हुए भागकर बाहर आई। हालांकि वो दोनों कोई नए कपल नहीं थे, फिर भी अचानक ब्योमकेश को आया देखकर सत्यवती की आंखें खुशी से चमक उठीं। कपल की मुलाकात खत्म हो जाने के बाद मैंने नेटवर्क की हत्या का मामला उठाया और मैंने जो कुछ लिखा था उसे उन्हें पढ़ने के लिए थमा दिया। ब्योमकेश ने चाय पीते हुए मेरा लिखा विवरण पढ़ना शुरू किया। शाम को 6 बजे उन्होंने उसे पढ़कर मुझे वापस लौटाते हुए कहा, तो इंस्पेक्टर प्रणव ने तुम्हें शहर में कैद कर दिया है। ये आदमी आखिर हमारे बारे में सोचता क्या है? हम कल उससे मिलेंगे। चलो अभी चलकर भूपेश बाबू से मिलते हैं। मैंने महसूस किया कि मामले ने ब्योमकेश को जिज्ञासु बना दिया था। हर तरह से संतुष्ट होकर मैंने पूछा, हमें राम बाबू और बनवाली बाबू से भी मिलना चाहिए। ब्योमकेश को साथ लेकर मैं पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में गया। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहीं मौजूद थे। किसी से ब्योमकेश का परिचय कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक आदमी को पता था कि वो कौन थे। भूपेश बाबू ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और केतली चालू करके चाय बनाने के लिए रख दी। राम बाबू की गंभीरता यथावत बनी हुई थी, लेकिन वनमाली की आंखों में रह रहकर घबराहट और चिंता दिखाई देने लगती थी। ब्योमकेश ने कुर्सी लेकर बैठते हुए कहा, कभी मैं भी ब्रिज खेलने का आदी था। उसके बाद अजीत ने मुझे शतरंज खेलना सिखा दिया, लेकिन अब मुझे किसी खेल में मज़ा नहीं आता है। केतली में उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डालते हुए भूपेश ने उनकी ओर मुड़कर कहा, अब मेरे जीवन में इस खेल के सिवा कुछ नहीं है। भूपेश बाबू के मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए मैं चौंक उठा। वो न केवल बीमा कार्यालय में काम करते थे, बल्कि उन्हें कविताएं पढ़ने का भी शौक था। आप ठीक कह रहे हैं, ब्योमकेश ने शांत होकर प्रतिक्रिया दी। मौत के खिलाफ खेलते हुए मेरे संपूर्ण जीवन ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई हल्का खेल खेलने में मेरा मन नहीं लगेगा। आपका मामला अलग है, भूपेश बाबू ने उत्तर दिया। मैं भी मौत के मामलों से निपटता हूँ। बीमा के कारोबार का संबंध मौत के अलावा और किस चीज से हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी ब्रज का आनंद लेता हूँ। ब्योमकेश जाहिराना तौर पर तो भूपेश बाबू से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लगातार राम बाबू और वनमाली बाबू की ओर नाच रही थी। वो दोनों इस हल्की फुल्की बातचीत से अनजान होकर खामोश बैठे हुए थे। भूपेश बाबू चाय के कप और कुछ क्रीम वाले बिस्किट ले आए। आपका व्यक्तित्व हमसे बिल्कुल अलग है। ब्रिज बुद्धिमान लोगों का खेल है। जो लोग बुद्धिमान हैं, ये स्वाभाविक तौर से इस खेल के प्रति आकर्षित होंगे। कुछ लोग अपने कष्टकर जीवन से राहत पाने के लिए ब्रिज को समय बताने के एक उपाय के रूप में खेलते हैं। कई सालों पहले मैं किसी ऐसे आदमी को जानता था जो अपने बेटे की मौत की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलता था। 3 जोड़ी आंखें यकायक ब्योमकेश की ओर मुड़ गईं। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो तीनों आश्चर्य से ब्योमकेश को घूरते रहे। कमरे में भारी खामोशी पसर गई।
हमने एक भी शब्द बोले बिना अपनी चाय खत्म की। उसके बाद ब्योमकेश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं कटक में था, अभी मुझे वहाँ फिर वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, अजीत ने मुझे नटवर नश्कर की मौत के बारे में बताया। नटवर बाबू के साथ मेरी कोई घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन उनकी मौत ने मुझे हैरान कर दिया है। अक्सर आप अपने दरवाजे पर किसी हत्या की उम्मीद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ मेलजोल बढ़ाने के बारे में सोचा। हमारे लिए तो ये हत्या लकी साबित हुई, भूपेश ने कहा। अगर वो हत्या नहीं होती तो आप मेरे कमरे में आने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं देते। लेकिन मैं नटवर नश्कर की से भी परिचित था। जब वो जीवित था तब भी मैंने उसके साथ कभी मुलाकात नहीं की। राम बाबू और वनमाली बाबू का उसके साथ थोड़ा परिचय था। व्योमकेश ने राम बाबू की ओर देखा। उसकी संपूर्ण गंभीरता पल भर में भय की छाया में बदल गई। उसने आसन बदलकर अपना गला साफ किया और ऐसा लगा कि वो कुछ कहने वाला था, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद व्योमकेश ने अपनी दृष्टि वनमाली बाबू पर डालते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा कि आप जरूर जानते हैं कि वनमाली नटवर नश्कर कैसा आदमी था। हैरान परेशान वनमाली बाबू बड़बड़ाए, अरे अरे, वो कोई बुरा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था दरअसल। लेकिन राम बाबू ने आखिरकार अपनी बोलने की शक्ति पुनः हासिल की और उन्होंने वनमाली बाबू की बात को बीच में ही काट दिया। देखिए, हम लोग किसी भी सूरत में नटवर बाबू के दोस्त नहीं थे, लेकिन जब हम ढाका में रहते थे तब उसका घर मेरे घर के ठीक बगल में था, इसलिए हम परिचित थे। उसके चरित्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप कितना साल पहले ढाका में थे? व्योमकेश ने पूछा। 5 या 6 साल पहले, राम बाबू ने थूक निकलते हुए उत्तर दिया। उसके बाद देश के बंटवारे के साथ दंगे शुरू हो गए और हम वेस्ट बंगाल आ गए। तो तुम भी ढाका में उसी कंपनी में काम करते थे? व्योमकेश ने वनमाली से पूछा। जी हाँ, करते थे, उसने उत्तर दिया। आपने जरूर ही गॉडफ्रे ब्राउन का नाम सुना होगा। वो एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी है। मैं वहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, राम बाबू अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने वनमाली को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि हमें 7 बजे नारायण बाबू से मिलना है? अब हम आपसे जाने की इजाजत चाहेंगे। राम बाबू फौरन कमरे से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे वनमाली भी चला गया। ब्योमकेश उनकी हरकत देखने के लिए पीछे मुड़े। भूपेश बाबू मुस्कुराए। आपका सवाल कितना सरल लगता है ब्योमकेश बाबू, लेकिन राम बाबू का व्यवहार बिल्कुल गलत। मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। ब्योमकेश ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए उत्तर दिया। क्या आपको इस विषय में कोई जानकारी है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, भूपेश बाबू ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में दंगों के दौरान मैं भी ढाका में ही था, लेकिन उस वक्त इनमें से किसी को नहीं जानता था। सच कहूं तो उनके अतीत के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप भी दंगों के दौरान ढाका में ही थे? जी हाँ, दंगों से 1 साल पहले मेरा ढाका तबादला हुआ था। बंटवारे के बाद मैं वापस आ गया। कुछ देर तक खामोशी रही। व्योमकेश ने एक सिगरेट जलाई। उनकी ओर कुछ मिनट देखने के बाद भूपेश बाबू बोला, व्योमकेश बाबू, आपने अभी जो मुझे कहानी सुनाई कि एक ब्रिज व्योमकेश बाबू, आपने अभी मुझे जो कहानी सुनाई कि एक ब्रिज खिलाड़ी अपने बेटे की मौत के गम को भुलाने के लिए ब्रिज खेलने का आदी हो गया था, क्या वो कहानी सही है? जी हाँ, वो एक सच्ची कहानी है, व्योमकेश ने उन्हें बताया। ये बहुत पुरानी घटना है। उस समय मैं कॉलेज में था। आप क्यों पूछ रहे हैं? भूपेश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने खड़े होकर अपनी दराज से एक फोटो निकाली और व्योमकेश को थमा दी। वो किसी 9-10 साल के लड़के की फोटो थी। उसके चेहरे पर बचपन की चमक थी। मेरा बेटा, भूपेश बाबू रुआंसे होकर बोले। आपका बेटा? फोटोग्राफ से अपनी नजरें हटाकर भूपेश बाबू की ओर व्यग्रतापूर्वक देखते हुए व्योमकेश ने पूछा। उसकी मौत हो गई है, भूपेश बाबू ने सिर हिलाया। जिस दिन ढाका में दंगे शुरू हुए थे वो स्कूल गया था। उसके बाद
वो कभी नहीं लौटा। भयानक चुप्पी तोड़ते हुए ब्योमकेश ने अधूरा सवाल किया आपकी पत्नी? उसकी भी मौत हो चुकी है, ब्योमकेश बाबू ने उत्तर दिया। उसका दिल कमज़ोर था, वो अपने बेटे की मौत सह नहीं पाई। मेरी ना तो मौत हुई, ना मैं उन्हें बुला पाने में सफल हो सका। इसे अब 5 या 6 साल हो चुके हैं। अब तक मुझे भूल जाना चाहिए था। मैं काम पर जाता हूँ, ताश खेलता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाता। क्या पुरानी यादों को भुलाने की कोई दवा है ब्योमकेश बाबू? इसकी एकमात्र दवा अनंतता है, ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चलो स्वामी प्रणवानंद से मिलते हैं, ब्योमकेश ने अगले दिन सुबह चाय पीते हुए कहा। पिछली रात भूपेश बाबू की त्रासदी सुनने के बाद मैं पहले से ही बेचैन था। इंस्पेक्टर प्रणव का सामना करने के विचार मात्र से ही मैं अधिक अवसादित हो गया। क्या उस इंस्पेक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है? मैंने पूछा। अगर तुम पुलिस के शक से आज़ाद नहीं होना चाहते हो तो कतई ज़रूरी नहीं है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। ठीक है फिर। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुबह 9:30 बजे हमने भूपेश बाबू के कमरे में ताला लगा देखा। ज़रूरी वो अपने ऑफिस गए होंगे। राम बाबू और वनमाली बाबू खूब सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन हमें देखते ही वापस लौट गए। मेरी बगल में खड़े होकर ब्योमकेश ने मुझे देखा और मुस्कुरा पड़े। शिवकाली बाबू ग्राउंड फ्लोर पर अपने ऑफिस में हिसाब किताब करने में बिजी थे। उन्होंने जब ब्योमकेश को देखा तो दौड़कर दरवाजे पर आए और वेदनापूर्ण आंखों से पूछा, ब्योमकेश बाबू, आप कटक से कब वापस आए? क्या आपने नटकर नश्वर के बारे में कुछ सुना? और अब देखिए, पुलिस ने इस मामले में मुझे भी घसीट लिया। उन्होंने मुझे भी घसीट लिया है। केवल आपको ही नहीं, अजीत को भी, ब्योमकेश ने कहा। हाँ, सचमुच सचमुच। भूरी शाल, क्या पहेली है। अब आप ही मुझे बचाइए। मैं कोशिश करूंगा, अचानक सड़क पर रुकते हुए ब्योमकेश ने कहा। आओ एक नज़र गली पर भी डाल लेते हैं। वो उस गली का हवाला दे रहे थे जो हमारे घर बगल से होकर गुजरती थी। इसी गली से भूरी शॉल वाला आदमी नटवर बाबू को गोली मारने के बाद भागा था। गली इतनी तंग थी कि 2 आदमी एक साथ उसमें नहीं चल सकते थे। एक ही झटके में हम गली में दाखिल हो गए। ब्योमकेश अपनी आंखें गली की सतह पर टिकाए आगे आगे चल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन हत्या के 3 दिन बाद किसी सुराग की आशा करना मुझे कुछ अजीब लगा। नटवर बाबू के कमरे की खिड़की बंद थी। उसके सामने पल भर ठहरने के बाद ब्योमकेश ने अपनी जासूसी आंखें खिड़की के नीचे गली की सतह पर टिकाईं। जमीन से खिड़की की ऊंचाई 4 फीट थी। अगर खिड़की खुली हो तो वहां से गोली चलाना आसान था। ये दाग कैसा? ब्योमकेश की उंगली की दिशा में देखते हुए मैंने पाया कि गली के फर्श पर एक धुंधला सा सफेद निशान था। जमीन पर सितारे के आकार वाला 3 इंच का निशान बना था। गली की समय समय पर सफाई की जाती थी, लेकिन बार बार सफाई पूरी होने के बाद वजूद दाग पूरी तरह से मिटा नहीं। वो 2 या 3 दिन पुराना दिखाई देता था। वो दाग कैसा है? मैंने पूछा। कोई जवाब देने से पहले ब्योमकेश ने कसरत करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथ पटरी पर टिकाकर अपनी नाक उस दाग पर टिका दी। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। अपनी नाक जमीन पर क्यों रगड़ रहे हैं? ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा। मैं अपनी नाक नहीं रगड़ रहा था, बल्कि उस दाग को सूंघ रहा था। सूंघ रहे थे? कैसी गंध थी? अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम भी सूंघ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं। फिर चलो थाने चलते हैं। हम गली से निकलकर थाने की ओर चल पड़े। रास्ते पर मैंने 1 या 2 बार कनखियों से ब्योमकेश को देखा, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने गली में सूंघने के बाद क्या नतीजा निकाला। इंस्पेक्टर प्रणव थाने में बादशाह की तरह बैठे थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। औसत कटकाठी और सांवले स्किन वाले थानेदार के अंदर एकमात्र कमी यह थी कि उनका कद केवल 5 फीट 3 इंच का था। ब्योमकेश को अपनी तरफ आता देखकर वो हैरान हो गए और उसके बाद उन्होंने कपटी विनम्रता दर्शाते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, सुबह सुबह आपको अपने थाने में देखकर मेरी तो किस्मत खुल गई। हे। मैं भी कम खुश किस्मत नहीं हूँ, ब्योमकेश ने जवाब दिया। मेरे जैसे बौने को देखकर
आप पुनर्जन्म के चक्र से बच गए। इंस्पेक्टर प्रणब उनकी बात सुनकर सहम गए। ब्योमकेश वैसे तो हमेशा उनकी खिल्ली उड़ाने से बचते थे, लेकिन उनका आज मूड ही कुछ और था। इंस्पेक्टर ने जवाब देने की लाचारी में उदास होकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं लैंप पोस्ट जैसा दिखाई नहीं देता हूं। आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में और उनमें यही भिन्नता है कि लैंप पोस्ट के सिर पर रोशनी होती है। प्रणव बाबू का चेहरा लटक गया। जबरन हंसने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हर आदमी आखिरकार बहुत तेज दिमाग वाला नहीं होता है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? सचमुच मुझे आपसे काम है, ब्योमकेश ने कहा। पहला काम तो यह है कि मैं अपने साथ अजीत को थाने में इसलिए लेकर आया हूं कि वो कहीं भागा नहीं है। अब आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं। अब वो मेरी निगरानी में है और वो मेरी नाक के नीचे से भागकर कहीं छुप नहीं सकता है। प्रणव बाबू ने एक लाचार हंसी हंसने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि जब कमिश्नर को यह पता चलेगा कि आपने अजीत को कहीं बाहर जाने से रोक दिया है तो वो आपको क्या कहेगा। ब्योमकेश ने कठोरता पूर्वक अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं निश्चय ही इसका कारण जानना चाहूंगा। हमारे देश में अदालतें हैं, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों को भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए दंडित किया जा सकता है। लेकिन वो सब तो बाद में देखा जाएगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आप अभी तक नटवर नश्कर की हत्या के बारे में कोई सूचना इकट्ठा कर पाए हैं? प्रणव बाबू ने मन में सोचा कि क्या इस सवाल का जवाब कठोरतापूर्वक दे, लेकिन ये महसूस करते हुए कि ब्योमकेश को ज्यादा नाराज करना ठीक नहीं है, उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या आपको कलकत्ता की जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी है ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश ने तिरस्कारपूर्ण उत्तर दिया, मैंने कभी गिनती नहीं की है। शायद यहाँ की जनसंख्या 50 लाख या इससे कुछ ज्यादा है। चलिए 50 लाख ही मान लेते हैं, प्रणब बाबू ने कहा। क्या इन लाखों लोगों की भीड़ में से किसी एक भूरी शॉल वाले आदमी को पकड़ पाना इतना आसान काम है? क्या आप ये काम कर सकते हैं? अगर मेरे पास पूरी जानकारी हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। हालांकि किसी बाहरी आदमी के साथ कोई जानकारी साझा करना हमारे नियमों के खिलाफ है, फिर भी मुझे जितनी जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही कीजिए। क्या नटवर नश्कर के परिवार का पता चला? नहीं, हमने अखबारों में विज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम से क्या पता चला? गोली पसलियों को तोड़कर दिल में घुसी थी। गोली का पिस्तौल से मिलान किया गया, वो उसी पिस्तौल की थी। और कोई चीज? वो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसकी आंखों में मोतिया बढ़ रहा था। पिस्तौल का मालिक कौन है? वो अमेरिकी सेना की पिस्तौल है और काला बाजार में अवेलेबल है। इसके मालिक का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। जब आपने कमरे की तलाशी ली तो क्या आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज हाथ लगी? कमरे से जुड़ी सारी चीजें वहां मेज पर रखी हैं। एक डायरी, लगभग 5 रुपए नगद, बैंक की एक पासबुक और कोर्ट के फैसले की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। आप चाहें तो उन चीजों को देख सकते हैं। कमरे के कोने में एक मेज थी। ब्योमकेश उसके पास गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। इंस्पेक्टर प्रणव अच्छी किस्म का इंसान नहीं था। अगर वो आपत्ति करता तो मेरे जाने से अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती थी। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे देखा, ब्योमकेश बैंक की पासबुक, डायरी के पन्नों और कोर्ट के फैसले की कॉपी पर लगी कोर्ट की मोहर की बारीकी से जांच कर रहे थे। मैं जो कुछ देख सकता था वो सब मैंने देख लिया है, ब्योमकेश ने लौटकर कहा। तब तक इंस्पेक्टर प्रणव के अंदर का शैतान दोबारा जाग चुका था। ब्योमकेश को घूरते हुए उसने कहा, आपने भी ठीक वही देखा जो मैंने देखा था। क्या आपको उसमें अपराधी का नाम और पता मिला? हाँ, मुझे मिल गया, ब्योमकेश ने उसे बताया। सचमुच? प्रणव बाबू ने त्योरियां चढ़ाकर ऊपर की ओर देखते हुए कहा, इतनी जल्दी? सचमुच आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप अपनी मुस्तैदी से मुझे अपराधी का नाम भी बता सकते हैं ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं? अपराधी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा प्रणव बाबू, ब्योमकेश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। वो मेरी निजी खोज है। आपको अपना काम करने के लिए वेतन मिलता है, उसका पता आपको खुद लगाना होगा, लेकिन मैं आपकी कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इमारत की बगल वाली गली को खोजो।
क्या वहां अपराधी ने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं? नहीं, उसने उससे भी जरूरी सुराग वहां छोड़ा है। एक बात और, मैं कुछ दिनों के लिए अजीत को अपने साथ कटक ले जाऊंगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो उसे रोक लो। आओ अजीत। क्या आपने सचमुच अपराधी को पहचान लिया है? थाने से निकलने के बाद मैंने उत्तेजित होते हुए पूछा। मैंने तो उसे थाने आने से पहले ही पहचान लिया था। व्योमकेश ने गर्दन हिलाई। लेकिन इंस्पेक्टर प्रणव बेहद निकम्मा आदमी है। वो कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता भयंकर है। वो नटवर की हत्या के राज की तह तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। नटवर की हत्या किसने की? क्या वो कोई ऐसा आदमी है जिसे हम जानते हैं? मैंने पूछा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि नटवर एक पेशेवर ब्लैकमेलर था। अब अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ। मैं शहर जा रहा हूँ। गॉडफ्रे ब्राउन का कलकत्ता में एक विशाल ऑफिस है। पॉसिबल है कि मुझे वहाँ भी कोई जानकारी मिल जाए। मुझे वापस आने में कुछ वक्त लग सकता है। वो हाथ हिलाते हुए चले गए। मैं अकेला घर वापस आ गया। लगभग 1:30 बजे व्योमकेश वापस आए। तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा, उन्होंने नहाने और लंच करने के बाद कहा। तुम्हें राम बाबू, वनमाली बाबू और भूपेश बाबू को चाय पीने के लिए इनवाइट करना होगा। आज शाम को हम यहाँ इसी कमरे में इकट्ठा होंगे। बहुत अच्छा, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? आप ग्राडफे ब्राउन के ऑफिस में किस लिए गए थे? थाने में नटवर नश्कर के सामानों में कोर्ट का एक फैसला भी था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि गॉडफ्रे ब्राउन के ढाका ऑफिस में रास विहारी विश्वास और वन विहारी विश्वास नामक दो भाई वहाँ कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष थे। वो दोनों 7 साल पहले भी धन की हेरा फेरी के मामले में पकड़े गए थे। उन्हें अदालत ले जाया गया। वन विहारी को 2 साल कारावास की सजा दी गई और रास विहारी को 3 साल की। नटवर नश्कर को उस फैसले का पता चल गया था। इसके बाद उसकी डायरी से मुझे पता चला कि उसे रास विहारी और वन विहारी विश्वास से हर महीने 80 रुपये मिलते थे। धन की हेराफेरी की पुष्टि करने के लिए मैं गॉडफ्रे ब्राउन के ऑफिस गया था। ये सच था। उसके बाद मेरा शक पक्का हो गया कि नटवर्क उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन रास विहारी और वन विहारी कौन थे? आप उन दोनों को कहाँ ढूंढेंगे? वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं हैं। तुम्हें केवल कमरा नंबर 3 तक की दूरी तय करनी है। क्या? राम बाबू और वनमाली बाबू? हाँ, तुम सच के पास पहुंच चुके हो। वो न केवल आपस में रिश्तेदार हैं, बल्कि वो दोनों सगे भाई भी हैं। इस कहावत का सम्मान करते हुए कि तुम उन्हें चोर चोर मुसेरे भाई भी कह सकते हो। उनकी खाल चोरों से भी मोटी है। लेकिन लेकिन वो दोनों नटवर की हत्या नहीं कर सकते थे। जिस वक्त नटवर मारा गया था वो दोनों। धीरज रखो, व्योमकेश ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। सारी कहानी तुम चाय पीते हुए सुन लेना। अतिथियों के स्वागत के लिए कई किस्म के नाश्ते मारवाड़ी स्टोर से खरीद लिए गए और चाय घर पर बना ली गई थी। सबसे पहले भूपेश बाबू आए। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर दोहरी तह वाली स्लेटी शॉल रखी हुई थी और उनके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। क्या आपने ब्रिज खेलने का इंतजाम भी किया है? उन्होंने पूछा। अगर सब खेलने के इच्छुक हों तो हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे, व्योमकेश ने जवाब दिया। राम बाबू और वनमाली बाबू कुछ देर से आए। उन्होंने अपने कोट की बटन गले तक बंद की हुई थी। उनकी आंखें सतर्क थी। स्वागतम स्वागतम, व्योमकेश ने कहा। व्योमकेश ने चाय और नाश्ता करते हुए उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया। मैंने महसूस किया कि कुछ देर बाद राम बाबू और वनमाली बाबू ने अपनी कठोरता छोड़ दी और वो बड़े आराम से बातचीत में मगन हो गए। लगभग 20 या कुछ ज़्यादा मिनट बाद चाय और नाश्ता खत्म हो चुका था। राम बाबू ने सिगार जलाई। भूपेश बाबू को सिगरेट की पेशकश करने के बाद व्योमकेश ने डिब्बा वनमाली बाबू की ओर बढ़ाया। एक सिगरेट आप भी लीजिए वन विहारी बाबू, उन्होंने कहा। मैं स्मोकिंग नहीं करता, वनमाली बाबू ने कहा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे मेरा नाम? आप दोनों सगे भाई हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका असली नाम नाम बिहारी और वन बिहारी विश्वास है।
ब्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नटवर नश्कर आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। आप उसे हर महीने 80 रुपए का भुगतान कर रहे थे। राम बिहारी और वन बिहारी बेजान काठ के कुंदे बन गए थे। अपनी सिगरेट जलाते हुए ब्योमकेश ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, नटवर नश्कर एक शैतान था। जब वो ढाका में था तो अपनी वेशभूषा के आधार पर एक एजेंट दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में उस परिधान के पीछे एक ब्लैकमेलर था और मौका मिलने पर वो लोगों से पैसे ऐंठता था। जब आप दोनों जेल गए तो अपनी भावी संभावनाओं को देखते हुए उसने कोर्ट के फैसले की एक कॉपी हासिल कर ली। उसकी योजना आप दोनों के जेल से रिहा होने और दोबारा नौकरी मिलने तक इंतजार करने की थी, ताकि वो आप दोनों का खून चूसना शुरू कर दे। उसी दौरान देश का विभाजन हो गया। नेटवर्क ढाका में ज़्यादा देर तक अपना काम नहीं कर सका। वो वहाँ से बचकर कलकत्ता आ गया, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। यहाँ उसके कानूनी और गैर कानूनी काम को दोबारा शुरू करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके पास ब्लैकमेल करने लायक कोई मुर्गा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो अपने साथ लाया था। उससे उसने इस मकान में कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ पहुँचने के बाद एक दिन अचानक उसकी नज़र आप दोनों पर पड़ी और उसने आप दोनों को पहचान लिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आप दोनों यहाँ गलत पहचान के आधार पर बैंक में नौकरी कर रहे थे। नटवर नश्कर को कमाई का एक जरिया मिल गया। लगता है ईश्वर ने आप दोनों को पार्सल बनाकर उसके पास भेज दिया था। पैसा दो, वरना मैं तुम्हारी असली पहचान बैंक वालों को बता दूंगा। नेटवर्क ने आपसे कहा। आप दोनों ने मजबूर होकर उसे हर महीने पैसा देना शुरू कर दिया। आप उसे कोई बड़ी रकम नहीं, केवल 80 रुपए देते थे, लेकिन नटवर जैसे आदमी के लिए वो रकम भी कुछ बुरी नहीं थी। कम से कम उसके मकान का किराया और खाने का खर्च तो चली जाता था। इस तरह उसका काम चलता रहा। आप दोनों को चैन नहीं था, न ही आप दोनों नेटवर्क के चंगुल से बच सकते थे। उसकी एकमात्र उम्मीद केवल उसकी मौत थी। ब्योमकेश शांत हो गए। भयानक चुप्पी को तोड़ते हुए वन विहारी फट पड़ा। मैं आपसे याचना करता हूँ ब्योमकेश बाबू, हमने नटवर नश्कर को नहीं मारा। जिस वक्त उसकी मौत हुई उस वक्त हम दोनों भूपेश बाबू के कमरे में थे। ये बात सच है। अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए ब्योमकेश ने लापरवाही से कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नटवर को किसने मारा। ये तो पूरी तरह पुलिस देखेगी, लेकिन आप दोनों एक बैंक में काम करते हैं। अगर वहाँ हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुझे विवश होकर आप दोनों की असलियत बतानी पड़ेगी। बैंक के खातों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। राम बाबू उर्फ राम बिहारी बाबू आखिरकार बोले, हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। बहुत अच्छा। अजीत और मैं इस मामले में खामोश बने रहेंगे। ब्योमकेश ने भूपेश बाबू की ओर देखा। आपका क्या ख्याल है? भूपेश बाबू के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तैर गई। मैं भी खामोश रहूंगा, उन्होंने सौम्य स्वर में कहा। मेरे होठों के बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। इसके बाद कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद राम बाबू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया। हम आपकी उदारता को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्या हम जा सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप जा सकते हैं। ब्योमकेश ने उन्हें दरवाजे तक विदा किया और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। मैंने देखा कि भूपेश बाबू ब्योमकेश को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि नटवर नश्कर और राम बाबू और वनमाली बाबू के बीच कोई अवैध संबंध था। ये महज इत्तेफाक था। आपने संभवतः सब कुछ उलझा दिया। क्यों, ऐसा ही है ना? सब कुछ नहीं, लेकिन उनमें से कुछ। ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आप पूरी दास्तान क्यों नहीं सुनाते? अगर मुझे उसमें कुछ जोड़ना होगा तो मैं उसे बाद में जोड़ दूंगा। ब्योमकेश ने एक सिगरेट भूपेश को देते हुए और एक अपने लिए जलाते हुए मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुमने नेटवर्क की मौत का एक ब्यौरा लिखा था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में एक शक पैदा हुआ। पिस्तौल चलने की आवाज़ कभी इतनी ऊंची नहीं होती है। वो किसी बंदूक और कोई बम फटने की आवाज़ थी। फिर भी नटवर एक पिस्तौल की गोली से मारा गया था।
तुमने राम बाबू और वनमाली बाबू की छवि में समानता पर ध्यान दिया होगा। जब मैंने उन दोनों से बात की तो मुझे पता लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो दोनों अक्सर नटवर के कमरे में जाते रहते थे, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन जिस वक्त बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो दोनों पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में थे। भूपेश बाबू के कमरे का वातावरण शांत और सामान्य था। वो अपने निजी कमरे में थे। शाम को 6:25 पर वो दोनों रास विहारी और वन विहारी ब्रिज खेलने आए, लेकिन अजीत के आने तक खेल शुरू नहीं हो सका। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पर अजीत की चप्पलों की आवाज़ सुनाई पड़ी। भूपेश बाबू उठे और खिड़की खोलकर गली में देखने लगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। रास बिहारी और वन बिहारी खिड़की तक गए। वहां वहां वो अभी इसी मिनट गली में भागा था। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल, भूपेश बाबू ने संबोधित करते हुए पूछा। मेन रोड पर अनेक लोग आ जा रहे थे। रास विहारी और वैन विहारी ने समझा कि उन्हीं राहगीरों में से कोई गली की ओर भागा था। उसके मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ था कि भूपेश बाबू ठीक कह रहे थे। अगर आप चाहें तो ऐसी गलतियों के लिए किसी को भी राजी कर लेना पॉसिबल है। बाद में नटवर की खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल पाई गई। अब सवाल उठना स्वाभाविक था कि हत्यारा अपने पीछे पिस्तौल क्यों छोड़ गया। इसका कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं था। मुझे शक हुआ कि इस मामूली सी दिखाई देने वाली घटना के पीछे कोई गंभीर धोखा किया हुआ है। नौकर हरिपाद ने शाम को 6 बजे नटवर के कमरे में किसी की आवाज़ सुनी थी। अगर उसी आदमी ने हत्या की होती तो? इसलिए उसने अपने कमरे के लिए कोई बहाना बनाने की नीयत से संभावित वक्त को पीछे कर दिया था। मौत के वक्त में 15 मिनट का मामूली वक्त पोस्टमार्टम से कभी भी खोजा नहीं जा सकता है। मैं इस बात से सहमत था कि हत्यारा कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इस इमारत में ही रहने वाला कोई आदमी था। लेकिन वो कौन था? क्या वो शिवकाली बाबू थे, या रास बिहारी और वन बिहारी थे, या कोई दूसरा आदमी था? मैं नहीं जानता था कि उसे मारने का मकसद किसके पास था, लेकिन केवल शिवकाली बाबू के पास मौका था। हर एक के पास बनाने के लिए एक मजबूत बहाना था। मेरा मन धुंधला गया था। मैं कुछ भी साफ नहीं देख सका। मैंने इस बात पर ध्यान दिया था कि नटवर का कमरा भूपेश बाबू के कमरे के ठीक नीचे था और नटवर बाबू के कमरे की खिड़की भूपेश बाबू की खिड़की के ठीक नीचे थी। लेकिन तब मेरे मन में पटाखे का विचार नहीं आया था। हाँ, पटाखा, एक ऐसा पटाखा जो फेंके जाने से फटता था, या तब फट सकता था जब उसे किसी ठोस जमीन पर ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जाए। आज सुबह मैं किसी ताज़ा जानकारी की आशा में इस गली से निकलकर पुलिस स्टेशन जा रहा था। थाने की तरफ जाते वक्त मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस गली की जांच करता चलूं। हो सकता है कि मुझे नेटवर्क की खिड़की के नीचे कोई सुराग मिल जाए। मुझे सुराग मिल गया। नेटवर्क की खिड़की के ठीक नीचे पक्की गली में मुझे एक पटाखे का धुंधला दाग मिल गया। जब मैंने उसे सूंघा तो मुझे उसमें बारूद की हल्की गंध महसूस हुई। अब मेरे संदेह दूर हो गए। बड़ी खूबसूरती से एक ठोस बहाना बनाया गया था। इस बहाने की रचना किसने की थी? वो बहानेबाज भूपेश बाबू के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ही अपने कमरे की खिड़की खोली थी। रास बिहारी और वन बिहारी धमाके की आवाज़ सुनने के बाद उनके पास खिड़की पर गए थे। उस शाम अंधेरा होने के बाद 6 बजे भूपेश बाबू सीढ़ियों से चुपचाप नीचे चले गए। पिस्तौल पहले ही खरीदी जा चुकी थी। उन्होंने उसे कमरे में प्रवेश करने के बाद अपना परिचय दिया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने खिड़की खोलकर इधर उधर देखा और खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल छोड़कर अपने कमरे में वापस लौट गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि भूपेश बाबू को नटवर के कमरे में जाते और वापस आते किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अगर उन्हें किसी ने देख भी लिया होता तो उनके पास कोई बहाना होना चाहिए था। अपने कमरे में लौटकर उन्होंने रास विहारी और वन विहारी के ब्रिज खेलने के लिए आने की 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन तब तक अजीत नहीं आया था। इसलिए तीनों ने उनके आने का इंतज़ार किया। इसी बीच भूपेश बाबू ने अजीत की चप्पलों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनी। वो अपनी मुट्ठी में एक मार्बल के आकार पटाखा लिए तैयार खड़े थे। कमरे में गर्मी होने के बहाने वो खिड़की पर गए और उसे खोलकर
गली में इधर उधर देखते हुए पटाखा नीचे गिरा दिया। नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। रास बिहारी और वन बिहारी दौड़कर खिड़की पर गए। भूपेश बाबू ने उन्हें भूरी शाल वाले काल्पनिक हत्यारे को दिखाने के लिए इशारा किया। भूपेश बाबू को इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। वक्त आने पर उसका शव बरामद कर लिया गया। पुलिस आई और शव को अपने साथ ले गई। पर्दा गिर गया। ब्योमकेश खामोश हो गए। भूपेश बाबू बिना हिले डुले खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे और उसी तरह बने थे। कोई गलती? ब्योमकेश ने उनकी ओर देखते हुए कहा। भूपेश बाबू अब हिले और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई गलती नहीं। गलती तो मैंने की थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी जल्दी लौट आएंगे ब्योमकेश बाबू। मुझे उम्मीद थी कि जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक नेटवर्क का मामला दफन हो चुका होगा। 2 सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब नहीं मिला। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पहला, आपका मकसद क्या था? दूसरा, आपने पिस्तौल चलाते वक्त उसकी आवाज़ कैसे दबाई? अगर आप किसी बंद कमरे में भी पिस्तौल दागें तो उसकी आवाज़ बाहर सुनी जा सकती है। क्या आपने आवाज़ को बाहर आने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया? अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। अपने कंधे पर रखी शॉल को खोलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ हमारे सामने कर दिए। हमने नई शॉल में एक छोटा सा छेद देखा। जिस वक्त मैं नेटवर्क के कमरे में गया था मैंने ये शॉल अपने कंधे पर रखी हुई थी और पिस्तौल भी इसी में छुपी थी। मैंने पिस्तौल को शॉल से बाहर निकाले बिना ही नेटवर्क को गोली मार दी। उसकी आवाज़ इसी शॉल में घुटकर रह गई थी जिससे किसी को सुनाई नहीं दी। ब्योमकेश ने धीरे से गर्दन हिलाई। और मेरे पहले सवाल का जवाब? उन्होंने कहा। आपने कल मुझे अपने बेटे की जो फ़ोटो दिखाई थी उसके आधार पर मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भूपेश बाबू के माथे की नसें धड़कने लगीं, लेकिन वो शांतिपूर्वक बोले। मैंने आपको अपने बेटे की फ़ोटो इसलिए दिखाई थी क्योंकि मैंने महसूस किया था कि आप सच्चाई खोज निकालेंगे। इसलिए मैं खुद को एडवांस तौर पर उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन ढाका में दंगे भड़के थे उस दिन नेटवर्क मेरे बेटे को किसी बहाने से स्कूल के बाहर ले गया था। उसी शाम नेटवर्क मेरे पास आया था और बोला कि अगर मैं उसे 10,000 रुपये की फिरौती दूं तो वो मेरे बेटे को वापस कर देगा। मेरे पास 10,000 रुपये नगद नहीं थे। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने उसे तत्काल दे दिया। मेरी पत्नी ने अपने सारे जेवर उतार कर उसके हाथ पर रख दिए। नटवर्क सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन हमारा बेटा हमें वापस नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी वक्त तक नेटवर्क को भी नहीं देखा। तब से कई साल बीत गए। जब मैं अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद वापस कलकत्ता आया तो वो मुझे अचानक सड़क पर दिखाई पड़ा और उसके बाद मैं समझ गया, ब्योमकेश ने कहा। अब आपको कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है भूपेश बाबू। भूपेश बाबू कुछ लम्हों तक सकते में रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, अब आप मेरे साथ क्या करना चाहेंगे? ब्योमकेश ने पल भर छत की तरफ देखा। उसके बाद कहा, कौवे को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। मेरा मानना है कि किसी गिद्ध को मारने के लिए फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी ब्योमकेश बख्शी की एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहानी पूरी सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अगर आप इसका ई बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक करें।